गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की जो लेटेस्ट खबरें इस प्रकार से हैं। आज स्पोर्ट्स में हम देखें तो सूर्य कुमार यादव को जो है गुरुवार को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। सूर्या के अलावा इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन, जिम्बाब्वे के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सिकंदर रजा और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को भी इस सम्मान से के लिए नामित किया गया है। सूर्य कुमार ने साल 2022 में T20 क्रिकेट में सनसनी फैला दी थी। वो अपने 360 डिग्री स्ट्रोक्स प्ले के साथ T20 में एक वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 46.56 की औसत से 187.43 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाए। 2022 में उन्होंने सबसे ज़्यादा 68 छक्के लगाए। साल भर में 2 शतक 9 शतकों के साथ सूर्य कुमार निसंदेह दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। सूर्य कुमार ने ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप में 59.75 के शानदार औसत और 189.68 की स्ट्राइक रेट से 239 रन बनाए थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ अर्धशतक शामिल थे। माउंट मौंगानू में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में उन्होंने 217.65 की स्ट्राइक रेट से 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे और 51 गेंदों पर 111 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनका दूसरा T20 शतक था। नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या ने अपने T20 करियर का पहला शतक लगाया था। 55 गेंदों पर 117 रन बनाए थे। ये कहा जा सकता है कि भले ही सूर्य कुमार यादव काफ़ी लंबे समय बाद जो है क्रिकेट अरीना में आए हों, पर देर आए पर दुरुस्त आए। आज उनका डंका बज रहा है। आइए अब हम इकोनॉमिक के बारे में भी कुछ बात कर लें कि 2023 में जो है हमारी इकोनॉमी क्या रहने वाली है, किस टाइप से ये करवट बदलेगी। तो ये लीजिए इस पे जानते हैं, कुछ आपसे शेयर करते हैं इसके बारे में। वर्ष 2023 भारत की इकोनॉमी के लिए कई अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। यहाँ कंपनियों के पास पैसा है और कर्ज ज़्यादा नहीं है, इसलिए वे नया निवेश करने में सक्षम हैं। बैंकों का NPA हाल के वर्षों में सबसे कम है और उनके पास पर्याप्त पूंजी भी है, यानी वे नया कर्ज देने की स्थिति में है। सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल से 26% ज़्यादा है और GST कलेक्शन भी लगातार 8 महीने से 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक बना हुआ है। इसलिए सरकार सब्सिडी और निवेश दोनों में सक्षम है। ग्लोबल स्तर पर कई बातें भारत के लिए सकारात्मक है। 6 महीने पहले 2023 को लेकर जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, अब हालात उससे बेहतर हैं। बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं दूर हो जाने के कारण रूस के साथ जनवरी से रुपये में व्यापार पूरी तरह शुरू हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर अमल 1 मई से शुरू हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बाद अब फर्मा API में भी PLI स्कीम का असर दिखेगा, लेकिन इन अच्छे संकेतों के बीच कई चुनौतियां भी हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में काफ़ी अनिश्चितता है और चीन में तेज़ी से फैलते कोरोना वायरस के कारण अनिश्चितता बढ़ी हुई है। यूक्रेन युद्ध और लंबा खींचने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाना मुश्किल है कि 2023 में GDP का क्या होगा, निर्यात की क्या स्थिति होगी, महंगाई कितनी रहेगी। लेदर, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कंज्यूमर सेगमेंट की भारतीय इकाइयाँ जिन देशों को निर्यात करती हैं, इनकी इकोनॉमी में मंदी का डर अभी कायम है। ज़्यादा महंगाई के कारण लोग कम खर्च कर रहे हैं। 2023 में स्थिति कमोबेश ऐसे ही रहने के आसार हैं, बल्कि इससे कुछ खराब भी हो सकती है, विशेषकर यूरोप और अमेरिका की वजह से। क्योंकि अभी हम यह देख रहे हैं कि जो यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसके वजह से जो रशिया है वो गैस की आपूर्ति यूरोप को नहीं कर रहा है। इस वजह से क्या है कि वहाँ पर जो है महंगाई बढ़ गई है और कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो जो है बंदी के कगार पे पहुँच गई है, क्योंकि गैस और इनका जो है इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बहुत महत्व है वहाँ। और इस वजह से जो है महंगाई भी वहाँ बढ़ रही है और वहाँ जो है नौकरियाँ भी थोड़ा कम होती जा रही हैं। इस वजह से क्या है कि जो लोग हैं उनकी परचेसिंग पावर फिर वहाँ कम कम होगी, तो वो क्या है दूसरे देशों से सामान भी कम खरीदेंगे, तो जो भारत का निर्यात है उस पर बहुत कुछ असर पड़ सकता है। और यही अमेरिका में भी है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन इसमें चरम पर है, वहाँ भी बहुत महंगाई हो रही है, तो पब्लिक डिमांड बहुत कम हो गई है, जिस वजह से कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो भारत से या जो भी हमारा निर्यात है उस पर असर पड़ेगा। आइए अब हम सेहत से जुड़ी कुछ बातों पे ध्यान दें। आजकल देखा गया कि कई लोगों में जो है फैटी लीवर का
बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अच्छा, कारण क्या है फैटी लीवर का? क्योंकि आजकल हम लोग जो है अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा कर दिया है, जिसे कहते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, कि हम बैठने लग गए हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं या फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते हैं, खेलना कूदना, या हम जो है बॉडी का मूवमेंट हमारा ज़्यादा नहीं होता है, कंप्यूटर पे ही हम काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं। इससे ये हो रहा है कि हमारे को जो है फैटी लीवर की भी एक समस्या से जूझना पड़ रहा है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बहुत अधिक चीनी और वसा खाने से फैटी लीवर, डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़ा हुआ है, अध्ययन में ये पाया गया है। अध्ययन को अंजाम देने के लिए फ्रांस की पोइटिस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चूहों को दो अलग अलग आहार खिलाए। आधे चूहों को उन्होंने कैलोरी सेवन में 10% से अधिक वसा वाला आहार नहीं दिया, और अन्य आधे चूहों में कैलोरी सेवन में 55% वसा थी। 16 सप्ताह के बाद शोधकर्ताओं ने दोनों समूहों के आहार के उनके यकृत और मस्तिष्क कार्यों में प्रभाव का परीक्षण किया। उन्हें पाया कि अधिक मात्रा में वसा का सेवन करने वाले चूहों में गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग, इंसुलिन प्रतिरोध और मस्तिष्क की शिथिलता विकसित हुई। उन्हें मोटा भी माना जाता था। एनएफएलडी के विकास के साथ शोधकर्ताओं ने पाया कि इस समूह के चूहों में ऑक्सीजन का स्तर कम था। शोधकर्ताओं ने एक और बात नोट की कि एनएफएलडी में रक्त वाहिकाओं की संख्या और मोटाई प्रभावित होती है। कम ऑक्सीजन देने से कुछ कोशिकाएं अधिक ऑक्सीजन की खपत करने लगती हैं, क्योंकि मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव कम होना और अंग तक जाने वाले कठोर रक्त वाहिकाएं मनोभ्रंश से जुड़ी हैं। ऑक्सीजन की कमी अतः मस्तिष्क की कोशिकाओं को मार देती हैं, जिससे चिन्हित संज्ञानात्मक घाटे हो जाते हैं। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर अन्ना हरजीबी ने निष्कर्षों को बहुत ही चिंताजनक बताया है। ये प्रभाव देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिगर में वसा का संचय मस्तिष्क पर हो सकता है, विशेष रूप से क्योंकि अक्सर हल्के से शुरू होता है और कई वर्षों तक चुपचाप मौजूद रह सकता है, बिना लोगों को पता चले कि उनके पास यह है। उन्होंने कहा है कि यह शोध इस बात पर जोर देता है कि हमारे आहार में चीनी और वसा की मात्रा को कम करना न केवल मोटापे से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उम्र बढ़ने के दौरान अवसाद और मनोभ्रंश जैसी स्थितियों के जोखिम को कम करने के लिए यकृत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है मीठा कम खाएं, और जो है अपना शरीर से वर्कआउट ज़्यादा करें। ज़्यादा देर तक ना तो बैठे रहें, कंप्यूटर के आगे हम बैठे हैं तो हम बीच बीच में उठ के इधर उधर थोड़ा टहल के आएँ, फिर कंप्यूटर पे बैठें, पर ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पे ना बैठें, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि हमें तो पता नहीं लगता और हम अच्छी अच्छी चीज़ें जो है खाते रहते हैं, उससे जो है धीरे धीरे लीवर जो है हमारा वो फैटी लीवर में बदल जाता है, और इससे बाद में लीवर सिरोसिस नामक एक बीमारी का भी लगने का खतरा रहता है। तो इससे ये है कि हमें अपना बचाव तभी कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ़स्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से उठ के एक थोड़ा चुस्त फुर्त वाली लाइफ़स्टाइल में आए। बच्चे हैं तो वो जो खेलने कूदने में लगे, बड़े बुजुर्ग हैं तो वो थोड़ा वॉक वगैरह कर लें, जिससे कि अपना जो वेट भी कंट्रोल रहे, और उससे जो है बीमारियों का भी जो हमारे शरीर में घर हो जाता है वो न बन पाए। चलिए हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर चलें। इसमें हमने देखा है कि बलूचिस्तान में इन दिनों जो है पब्लिक का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि वहाँ पब्लिक जो है फ़िशिंग नहीं कर पा रही है, क्योंकि आजकल क्या है कि चाइना के जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं, चाइनीज़ लोगों ने वहाँ फ़िशिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और वो अपने बड़े बड़े ट्रॉलर्स बिल्कुल जो है लेटेस्ट नौकाओं के साथ आते हैं और वहाँ मछलियाँ वगैरह सब मार लेते हैं। और जो गरीब बेचारे जो मछली मार है, जो लोकल पाकिस्तानी हैं, जो ग्वादर के लोग हैं, वो बेचारे उनको जो है न तो वहाँ मच्छियाँ मिल पा रही हैं और न ही वो, क्योंकि चाइनीज़ जो है उनको वहाँ से भगा दे रहे हैं। इस वजह से उनके अंदर प्रोटेस्ट की भावना जग गई है। दूसरा जो है वो एक और उन्होंने वहाँ जो एक लीडर है, लोकल लीडर, वो हक दो तहरीक नाम से प्रोटेस्ट चला रहे हैं, जिसमें हज़ारों वहाँ के लोग जो हैं शामिल हैं। वो चाह रहे हैं कि पोर्ट सिटी में जो है चेक पोस्ट थोड़ा कम हो जाए, और मच्छियाँ मारने में भी उनको जो है कोई तकलीफ़ ना हो, और आराम से जो है वो लोग आराम से अपना ट्रेड वगैरह कर सकें। और उस चक्कर में जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर मार्च कर रहे हैं, और जो है इस बीच जो है, क्योंकि वो कई बार पब्लिक उग्र हो जा रही है, तो पुलिस और उनके बीच में वो जो है आपस में स्कफल हो जा रहा है। और अब जो है बलूचिस्तान में जो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने जो है सेक्शन 144 लगा दी है वहाँ पर, कि कोई भी जो है 2 लोग से ज़्यादा वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। पर फिर भी जो है ये जो हक दो तहरीक है वो अपना मार्च लगातार हर दिन जो है कर रहे हैं, जिस वजह से बलूचिस्तान के लिए बहुत ही दिक्कत की भरी मुश्किलात आ रही हैं।
मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत की राधिका मर्चेंट से आज सगाई हो गई है और आज जो है उन्होंने कई सारी चीज़ों में जो है ये भी बताया कि वो कौन क्या क्या बिजनेस संभालेंगे। आइए उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि कौन क्या क्या संभालेगा। मुकेश अंबानी जी ने बताया कि दूरसंचार और डिजिटल कारोबार, टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस जो है जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे आकाश को दी जाएगी। बेटी ईशा खुदरा कारोबार, रिटेल बिजनेस संभाल रही हैं और छोटे बेटे अनंत नवीकरण ऊर्जा कारोबार, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की कमाल संभालेंगे। अब देखिए ये तीनों ही बच्चे होनहार हैं और अपने क्षेत्र में ये बच्चे आगे भी अच्छा करेंगे और मुकेश अंबानी जी का नाम रोशन करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।